स्टार्ट कर रहा हूँ जी। कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर हम लोग दो चीजों का कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे दो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ a इक्वलेंट टू b। अगर मैं चेक करता हूँ a और वॉर सी, एक सी के अंदर मैं इनका रिजल्ट स्टोर करता हूँ, वॉर सी इक्वल a इक्वलेंट टू b। मैंने यहाँ पे बेसिकली किया क्या है, मैंने कहा कि ए और बी की इक्वालिटी चेक करें, जो ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन बन गया कंपैरिजन, ठीक है। और जो रिजल्ट आए आप इसे इस तरीके से लिख दें या ब्रैकेट के अंदर लिख दें, एक ही बात है। तो इसका जो रिजल्ट है वो सी को दे दें और वो सी किसको दे दें, इनर एचटीएमएल को असाइन कर दें। अब हम इसको सेव करके रन करते हैं जी प्रोजेक्ट को। ठीक है, उसने क्या कह दिया, फॉल्स कह दिया। क्यों फॉल्स कह दिया? क्योंकि a की वैल्यू क्या है, 10 है, और b की वैल्यू है 30। और मैंने चेक किया क्या a इक्वल है b के, तो उसने कहा नहीं, ये इक्वल नहीं है। a के अंदर क्या पड़ा हुआ है 10 और b के अंदर क्या पड़ा हुआ है 30। तो इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जिनको हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पे लगा देता हूं नॉट इक्वल, नॉट इक्वल का मतलब है कि a क्या बराबर नहीं है b के। तो हम इसको जरा रीड भी कर लें। इक्वल है, फिर उसके बाद नॉट इक्वल है, एक बराबरी ना हो, तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे एवल्यूट करके चेक करूं, क्या a इक्वल है 10 के, b इक्वल है 30 के। अब मैं कहता हूं a बराबर नहीं है b के, क्या बात की ठीक है? जल्दी से चैट में बताएं। तो अगर मैं इसको एवल्यूट करता हूं तो वो कंप्यूटर कहेगा जी हाँ आप ठीक कह रहे हैं, a बराबर नहीं है b के, तो उसने क्या कह दिया, ट्रू। तो यहां पे आपके पास वो कंपेयर करता ट्रू और फॉल्स के अंदर आंसर करेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट मैथ्स के अंदर आप लोगों ने इस्तेमाल किए हैं लॉजिक, ठीक है, अपने पास ट्रुथ टेबल्स बनाते हैं आप लोग। ट्रुथ टेबल्स के अंदर क्या होता है कि वो सारी चीजों को एवेल्यूट कर रहा होता है, ठीक है। तो नॉट इक्वल बेसिकली बराबरी नहीं चेक करेगा। और फिर उसके बाद आगे ग्रेटर देन। अब फॉर एग्जांपल मैं उसे कह देता हूं कि क्या ए बड़ा है बी से, ठीक है। मैं से बट ए के अंदर क्या 10 है और वो क्या कहेगा, फॉल्स। नहीं है जी, क्यों? ए के अंदर 10 है और बी के अंदर 30 है। सो इसी तरीके से अगर मैं ऐसे कह देता हूं, लेस देन का ऑपरेटर यहां पे अप्लाई कर देता हूं, मैं कहता हूं क्या ए लेस है बी से, तो वो कहेगा ट्रू, बिकॉज 10 इज लेस देन फ्रॉम 30। तो हमारे पास इसी तरीके लेस देन, ग्रेटर देन है। बट एक चीज और माइंड में रखिएगा, अब देखिए लेस देन का मैंने ऑपरेटर लगाया, मैं वैल्यूज को सेम कर देता हूं अगर, तो कंप्यूटर क्या कह रहा है, फॉल्स ही। क्यों?
क्योंकि वो लेस नहीं है, बराबर है। तो उसके लिए हमारे पास कंप्यूटर साइंस में इक्वालिटी चेक करने के लिए फिर एक और ऑपरेटर है, इसमें वो दोनों चीजें चेक करेंगे, बड़ा हो या बराबर हो, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर मैं यहां पे कह दूं ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट टू, तो अब ये दोनों चीजें चेक करेगा, या ए बड़ा हो या बराबर हो, ये दोनों पे ट्रू कहेगा, सिर्फ और सिर्फ लेस होने पे ये फॉल्स कहेगा। तो इसका एक्सप्रेशन ये देखें जी, वो ट्रू कह रहा है क्योंकि 10 और 10 आपस में बराबर हैं, दोनों कंडीशनें चेक करेगा। ग्रेटर भी, अगर फॉर एग्जांपल ए 20 कर देते हैं हम लोग, तो अब वो क्या कह रहा है, ट्रू कह रहा है। क्यों? क्योंकि ए हमारे पास बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 30 कर देता हूं बी को, और फिर मैं चेक करता हूं, तो वो कहेगा फॉल्स, क्योंकि ए स्मॉल है बी से। तो इसी तरीके से वो आपके पास बाकी ऑपरेटर्स को परफॉर्म करेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसी तरीके से लेस देन इक्वल टू है। तो ये हमारे पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे, ठीक है। कंपैरिजन हम क्यों करते हैं, हम लोग डिफरेंट कंडीशंस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल आप अगर आपके मार्क्स 33 से ग्रेटर देन यू आर पास, ठीक है। इफ यू हैव द मार्क्स मोर देन 40 देन यू आर पास। हर अदारे का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। तो अगर इसमें जनरली कोई भी कंडीशन बनाई जाती है, या आप लोगों को कह दिया जाता है जॉब की वैलिडेशन चेक करनी है, आप लोगों की एज फैक्टर चेक करना है, तो हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर टूल बनाते हुए हम लोग वहां पे कंडीशन लगाएंगे। तो कंडीशन लगाने के लिए मुझे कोई ना कोई कंपैरिजन तो करना होगा ना, जो चेक करेगा कि फॉर एग्जांपल जी मोर देन, आप लोगों को फॉर एग्जांपल एडमिशन का क्राइटेरिया बना दिया जाता है, कहा जाता है कि मोर देन 18 ईयर, ठीक है, कि आपकी एज कम से कम 18 साल से अबव है तो आपको एडमिशन दिया जाए। तो इस तरीके का कोई भी क्राइटेरिया बनाने के लिए, कंडीशन बनाने के लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ता है। तो कंपैरिजन करने के लिए हमें ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है जी। अब आप लोगों को पता चल गया कंपैरिजन ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स आप लोगों ने बहुत ज्यादा यूज किए हैं, उसकी मैं आप लोगों को थोड़ी सी जगह याद भी करवाता हूं, कहां पे। और, एंड, नॉट। ट्रूथ टेबल्स आप लोगों ने मैथ के अंदर पढ़े हैं, छोटी क्लासेस में भी, ठीक है, जहां पे आप लोग ट्रूथ टेबल बना रहे होते हैं। वहां पे स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर दो कंडीशनें हो, बोथ आर ट्रू, देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए के पास भी, यानी कि जिस तरीके से मैंने यहां पे सी को वैल्यू दी है ट्रू या फॉल्स की, अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स में यही वैल्यू आए ट्रू की, देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। यानी कि हमारे पास एंड ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों साइडों पे अगर दो कंडीशनें हैं हमारे पास, दोनों कंडीशनें ट्रू रिटर्न करें, या उसकी मैं एग्जांपल भी देता हूं। if you have more than 30 marks, yeah, more than 33 marks in English and more than 33 marks math, then you can get admission in science, ठीक है। तो आप लोग साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। एक जनरल मैंने अपनी तरफ से एक बनाई, यानी कि दो कंडीशंस को एवल्यूट करके एक रूल बनाया। अगर मेरे दोनों में अब मार्क्स होंगे 33 से ज्यादा, तभी मेरा एडमिशन हो सकेगा, अदरवाइज एडमिशन नहीं होगा। और इन केस ऑफ अगर मैंने एक कंडीशन को, यानी कि दोनों में से एक बात भी मेरी ठीक हो जाए, तब भी मैं आपको एडमिशन दे दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं, इफ यू हैव मार्क्स इन मैथ्स और फिजिक्स मोर देन 33, देन यू कैन गेट एडमिशन। यानी कि दोनों में से एक में भी अगर मेरे नंबर हैं तो मैं उसको एडमिशन दे दूंगा। तो उसके अंदर मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, और ऑपरेटर, जिसको हम डबल पाइप साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास और है, इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। मैं आप लोगों को ये भी पढ़ने की सेंस में ले आगे इफ कंडीशंस पढ़ा के मैं आप लोगों से इंप्लीमेंट भी करवाऊंगा। फिर है जी नॉट। नॉट ऑपरेटर इस्तेमाल, फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रू वैल्यू है, आप उसको फॉल्स करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप लोग, जैसे कि ये हमारे पास रिजल्ट है, अब यहां पे लिखा हुआ है ए इक्वल है 20 के, बी इक्वल है 30 के। अब मैं कहता हूं सी के अंदर क्या रिजल्ट आएगा, मैंने यहां क्या चेक किया, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बट यहां पे क्या है, हमारे पास आ रहा है रिजल्ट फॉल्स, क्योंकि ए स्मॉल है बी से और बराबर भी नहीं है। तो फिर मैं अगर यहाँ पे नॉट लगा दूं और इसको सेव करके अगर मैं एवेल्यूट करूं, तो ये मेरे पास रिजल्ट क्या देगा, ट्रू।
क्योंकि सी के अंदर इस एक्सप्रेशन को नॉट कर दिया है। पहले ये एक्सप्रेशन एवोल्यूट हुआ, मैंने आप लोगों को एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी कि एन एक्सप्रेशन एवोल्यूटेड एंड रिटर्न सिंगल वैल्यू, तो इसने रिटर्न किया उसे फॉल्स, फॉल्स को नॉट ने क्या कर दिया, अपोजिट, क्योंकि डाइवर्ट कर दिया, यानी कि नॉट फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स कन्वर्ट कर देगा नॉट, और रिटर्न कर दिया उसने सी को, और सी मैंने आपको इनर एचटीएमएल में रिजल्ट में शो करवा दिया है यहाँ पे। अच्छा जी, हमारे पास दूसरे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली अगर मैं कहूं कि हमारे पास ऐसे ऑपरेटर जो वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो आप लोगों को पता है, हम लोगों ने अपने कोड में इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलरेडी। हम लिखते हैं var a इक्वल टू, तो सिंगल इक्वल का साइन जो है बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे पास। ये क्यों इस्तेमाल होता है? टू गिव वैल्यू एनी वेरिएबल, हम किसी वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल उसने दे दी है, इक्वल लगा के असाइनमेंट वैल्यूज, असाइन वैल्यूज फ्रॉम द राइट साइड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड। अच्छा, अब ये चीज भी देख लें, लाजमी नहीं है कि मैं डायरेक्टली वैल्यू इस तरीके से a इक्वल टू 2 लिखूं, मैं ये भी लिख सकता हूं कि c या var d, var, मैंने एक वेरिएबल बनाया d, और उसको मैं लिख दूं d इक्वल टू a। तो अब क्या होगा, मेरे पास a के पास भी बेसिकली वही वैल्यू होगी, सॉरी d के पास भी वही वैल्यू आएगी जो a के पास है। तो हम मल्टीपल वे से वैल्यू असाइन करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो भी लेफ्ट साइड पे है वो बेसिकली वैल्यू ले रहा है किससे? राइट साइड से। किसकी हेल्प से? असाइनमेंट ऑपरेटर, वो कौन सा है? इक्वल। तो इक्वल के हेल्प से हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड के ऑपरेंड को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास कुछ और वेज भी हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पे लिख देता कि प्लस इक्वल टू, या फॉर एग्जांपल अब ये प्लस इक्वल लग गया। प्लस इक्वल का मतलब ये है कि ए के, अगर फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर लेता हूं डी के पास मेरे पास 5 वैल्यू थी, अब प्लस इक्वल ने क्या किया? प्लस कर दे बराबर किसके? ए के। तो उसकी वजह से हो गया कि ए के अंदर जो वैल्यू है वो जमा कर दे किसके अंदर? डी की एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर। अब एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है? 5। तो इसका मतलब है डी के पास हमारे पास कौन सी वैल्यू आ चुकी है? 7। ठीक है जी। तो ये प्लस इक्वल बेसिकली ऑपरेटर हमारे पास वर्क करता है। मैं अभी इसको आपको यहाँ नीचे अब इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक मैंने वेरिएबल बनाया var d, उसको मैंने क्या दे दिया? 5, और मैं कह देता हूं d प्लस इक्वल a। अब a की वैल्यू जो है वो जमा हो जाएगी d में, और d में आपको शो करवा देता हूं। तो d के अंदर क्या वैल्यू आएगी आप लोग जी अपने चैट में बताएं। ए के पास है 20, डी के पास है 5, मैंने लिखा है 25, जारा मसूद, ओके जी। अब मैंने इस वैल्यू को प्रिंट करवाया, उसने 25 ही प्रिंट किया है। बेसिकली हमने किया क्या था, हमने कोड में लिखा a इक्वल टू 20, d इक्वल टू 5, मैंने लिखा d प्लस इक्वल, प्लस कर दे इक्वल किसके? a के। तो a के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 20, तो 20 को उसने d की एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर ऐड किया जो कि 5 थी। 5 प्लस 20, 25। तो हमारी आउटपुट के अंदर उसने 25 ही शो कर दिया है ऑन फंक्शन क्लिक इवेंट पे, ठीक है। तो हम इसको ऑनवर्ड चलते हैं। इसी तरीके प्लस इक्वल क्या करता है? एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर प्लस कर देता है मेरी। और अगर आप इसको जनरली लिखना चाहो तो इसका मतलब हम इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते थे, ये एक्सप्रेशन, और अगर मैं लिख देता d इक्वल्स टू d प्लस a, तो ये एक्सप्रेशन और दोनों एक्सप्रेशन का वर्किंग एक जैसी थी, ठीक है। अब मैं अगर ये वाला एक्सप्रेशन करता हूं तब भी वही है, और ये वाला एक्सप्रेशन करता हूं तब भी रिटर्न एक जैसा आता है। तो ये आपकी चॉइस, आप कौन सा एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास माइनस इक्वल है। माइनस इक्वल का मतलब यही है कि एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर माइनस कर दे इक्वल के बाद जो भी वैल्यू आ रही होगी वो। इसी तरीके से मल्टीप्लाई इक्वल है, डिवाइड इक्वल है, मॉडुलस इक्वल है।
फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर मींस कि हम किसी कंडीशन के बेस के ऊपर वैल्यूज असाइन करें, ठीक है। कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो तो कौन सी वैल्यू असाइन हो, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो कौन से वर्क हो। उसकी एग्जांपल आपको मैं ये दे देता हूं कि हम लोग अगर इफ कंडीशन लगा देते हैं, इफ के आगे आगे ये आप जिस टाइम हम इफ कंडीशंस रीड कर लेंगे वहां पे मैं आप लोगों को इजीली समझा सकूंगा, ठीक है। अभी आप लोग इसको जरा कंफ्यूज हो सकते हैं, सो इसलिए हम इफ कंडीशन के बाद मुझे मैं आप लोगों को टॉपिक करवा दूंगा, क्योंकि भी आप लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट देता। अच्छा, मैं इससे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट से पहले आप लोगों को एक चीज बताता हूं जिसे हम लोग कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। उसके लिए मैं एक न्यू विंडो ओपन कर लेता हूं, या मैं यहीं पे टाइप कर बता रहा हूं कि हमारे पास ना एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जिसको हम डील करते हैं। बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट भी उसी का पार्ट है। कंट्रोल स्ट्रक्चर ये होता है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को डील करता है कि हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है उसका फ्लो कौन सा होगा, ठीक है। यानी कि टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। हमारे प्रोग्राम के जो एग्जीक्यूट होने का पैटर्न है उसको मैनेज करने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर, उसको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर इस्तेमाल कहते हैं। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर फर्दर उसकी क्या चीजें हैं, या उसके कौन कौन से टॉप चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं, उनके अंदर आ जाता है कि उस फ्लो को कौन कौन सा चीजें कंट्रोल करती है। एक है सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर में आप लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हो। मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे पास जब कंप्यूटर में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हुई तो उसने क्या किया, पहले लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 एक टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन परफॉर्म की, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सीक्वेंस में ये होता है कि तरतीब से, जिस तरतीब में हमारा कोड लिखा गया है उसी तरतीब के अंदर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे सीक्वेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, बट मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों को गाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों के हम लोग वो यूज कर रहे हैं, हमें पता नहीं है बट हम लोग एक स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो स्ट्रक्चर क्या है, सीक्वेंस है, कि जिस स्ट्रक्चर के अंदर मेरी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है प्रोग्रामिंग की, उसी स्ट्रक्चर के अंदर ही उन्हें एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं है, यानी कि लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास है सीक्वेंस स्ट्रक्चर। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको कहा जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट, और इसे कंडीशनल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। कंडीशनल स्ट्रक्चर बेसिकली या कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसा कि किसी कंडीशन की बेस के ऊपर कोई काम परफॉर्म होना या ना होना, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि आप लोगों का जो एडमिशन है वो मेरिट पे हुआ है, और वो मेरिट क्या था कि आप लोग कम से कम भी आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट विद कंप्यूटर बेसिक शॉर्ट कोर्स है, तो वो आपकी एक प्री रेक्विजिट होगी। अब वो कंडीशन है। अब हमने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया तो आप लोगों से यही क्वेश्चन किया कि आप लोगों को कंप्यूटर यूजर बेसिक्स आती हैं और उसका कोई आपने शॉर्ट कोर्स किया हुआ है या आपकी तालीम, तो ये बेसिकली कंडीशन इंप्लीमेंट की। अगर कंडीशन ट्रू थी तब आप लोगों का एडमिशन हुआ, अदरवाइज आप लोगों का एडमिशन ना होता। तो ये हमने कंडीशन की बेस के ऊपर किया, ठीक है। तो हम लोग किसी कंडीशन के ऊपर जब कोई काम कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग कंडीशनल स्ट्रक्चर या कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। While writing a program, there may be a situation when you need to adopt one out of given of paths. लाजमी है कि मेरे पास ये भी हो सकता है कि वो एक ही पाथ हो, उसको मैंने किसी स्पेसिफिक कंडीशन की बेस के ऊपर सेलेक्ट करना हो। अगर नहीं है तो मैं कुछ नहीं परफॉर्म करूंगा, ठीक है। ये एक सिंपल कंडीशन है। अक्सर मेरे पास मल्टीपल पाथ आ जाते हैं, वहां पे भी फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपने घर जाना है, आपके पास मल्टीपल वेज हैं, ठीक है, यानी कि 2-3 रास्ते आपके घर को जाते हैं, तो आप कौन सा अडॉप्ट करोगे? आप कोई ना कोई अपने माइंड में कंडीशन अप्लाई करोगे जो सेफ हो, ठीक है। जाहिर बात है हर किसी की यही कोशिश होगी कि जो रास्ता साफ होगा या और सेफ होगा मैं उसी पाथ को यूज करूंगा। तो ये एक आपने कंडीशन अपने माइंड में रखी हुई है। या दूसरी कंडीशन जिसका डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो, घर को जाने के 3 रास्ते, फॉर एग्जांपल या मैंने मुल्तान से लाहौर जाना है, एक रास्ते से मैं जाता हूं तो वो मुझे लगता है यानी कि मोटरवे के जरिए जाता हूं तो वो फॉर एग्जांपल मुझे 350 किलोमीटर है अप्रॉक्स, ठीक है। तो मैं कह देता हूं मुल्तान से लाहौर मेरे 350 किलोमीटर है। फिर मैं कहता हूं नहीं जी मैं हाईवे के रोड से जाता हूं, ठीक है, बट वो मुझे फॉर एग्जांपल 370 किलोमीटर है, ठीक है। मैं फिर कहता हूं नहीं जी मैं थ्रू मुल्तान से क्या कहते हैं यहाँ से पाकपतन वाली साइड से इस साइड, या आरिफाला से साहिवाल से लाहौर, मैं इस डिस्टेंस से जाता हूँ तो वो डिस्टेंस मेरा और इंक्रीज है। या मैं कहता हूँ मुल्तान से कसूर से मैं क्या कहते हैं लाहौर, तो वो मेरा और डिस्टेंस है। तो मींस कि मैं बट कौन सा अडॉप्ट वे यूज करूंगा ऑन द बेस ऑफ सम कंडीशन। अब कंडीशन मेरे पास क्या हो सकती है, लो डिस्टेंस,
ठीक है, डिस्टेंस अब जिस तरीके, तो ये कंडीशन हम लोग बनाएंगे। फिर आप लोगों की अगर मैं बात करूं पास होने के, मुझे कैसे पता लगेगा आप लोग पास हुए, या आप लोगों को कैसे पता चलता है आप लोग पास हुए हैं? आप लोग अपने मार्क्स देखते हैं, ठीक है। इफ यू हैव मार्क्स मोर देन 33 यू कंसीडर्ड एज पास, ठीक है, तो आप लोग पास कंसीडर्ड होते हैं। फिर आप लोग कहते हैं जी मेरा ए ग्रेड बना, तो आप फिर कंडीशन चेक कर रहे होते हैं। या हम लोग अगर जनरल बात करूं पास होने की, तो हम लोग इफ कंडीशन चेक करते हैं। फिर अगर मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाएं, तो उसके लिए अलग हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो उसको मैं अगर फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको गाइड करूं कि हमारे पास एक वे है, हमने कंडीशन पे चेक किया, अगर इफ कंडीशन इज ट्रू तो वो आगे चला जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स तो वो टर्न ओवर करके एट द एंड पे चला गया। तो ये उसकी स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट बना हुआ है इफ एल्स का। या अगर मैं आप लोगों को कहूं कि अगर आपके पास इफ की, मैं आगे फर्दर आप लोगों को इन डिटेल एक डिस्कशन भी करेंगे हम लोग, ये नीचे मौजूद है, ठीक है। हमें सॉरी चीज, while writing a program you may be situation when you have need to adopt one of given set of paths. In such cases you need to use conditional statement that allow you to program to make correct decision and perform right actions. JavaScript supports conditional statement which are used to perform different action based on different condition. जिस तरह से मैंने अभी आप लोगों को डिफरेंट कंडीशंस कही कि हम लोग लाहौर जाना है तो हम लोग कौन सी कंडीशन लेंगे, लोएस्ट डिस्टेंस, जारी बात है, तो हम लोग ये कंडीशन हमारे माइंड में है। अगर प्रोग्रामिंग के लिहाज से बात करें, अगर आप लोग एक बना रहे हो पासिंग क्राइटेरिया, यानी कि एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो जो कि आपको बताए कि आप पास हो या फेल हो, तो आप लोग क्या करोगे, उसके अंदर कंडीशन लगाओगे कि, या कह दो कि उन बच्चों को सॉफ्टवेयर बनाना है जो कांग्रेचुलेशन कहे जिनके मार्क्स मोर देन 33 हो, तो आप लोग क्या करोगे, मार्क्स इनपुट लोगे, बटन प्रेस करने के यू आर पास, ठीक है। तो उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल होती हैं किस काम के लिए, हमारे पास कोई किसी चीज को किसी कंडीशन की बेस के ऊपर जज करने के लिए, उसको कंडीशनल स्टेटमेंट या कंडीशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके अंदर कुछ हमारे पास फर्दर स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, जिनके अंदर फर्स्ट है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का ये होता है कि हमारे पास एक ग्रुप ऑफ कोड है या एक स्टेटमेंट है जिसको मैंने किसी कंडीशन की बेस के ऊपर एग्जीक्यूट करना है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट हो जाए, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ परफॉर्म ना हो, तब मैं सिंपल इफ का स्टेटमेंट इस्तेमाल करता हूं। और अगर मेरे पास दो ग्रुप ऑफ कोड्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल पास और फेल है, दो एग्जांपल हैं, ठीक है, तो ऊपर वाली की आप कह लेंगे सिर्फ कांग्रेचुलेशन कहना है पास वालों को, ठीक है। अगर पास वाले हैं तो कांग्रेचुलेशन, नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। और इफ एल्स की मैं एग्जांपल ये देता हूं कि मैंने ये बताना है कि पास है या फेल है, तो मेरे पास दो सिलेक्शन चॉइसेस हैं, तो अगर मैंने इन दोनों में से एक इफ की स्ट्रक्चर में चलेगा और एक एल्स में, फिर थर्ड मेरे पास है इफ एल्स इफ। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को शॉर्टली समझाने के लिए कहता हूं कि अगर यू हैव मेनी चॉइसेस, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एडमिशन लेना था पास होने के बाद, तो आप किस चीज में लेंगे, ठीक है। आप लोग उसके अंदर कई आपके पास कंडीशंस आएंगी, ठीक है, आप मल्टीपल स्ट्रक्चर्स में से कोई एक चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं इफ एल्स इफ, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस हैं, उनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होने पे ग्रुप एग्जीक्यूट, यानी कि मल्टीपल चॉइसेस बट वी एग्जीक्यूट नीड टू वन, ठीक है। तो अब हम इफ एल्स इफ इस्तेमाल करेंगे। पहले है जी इफ एल्स स्टेटमेंट या सिर्फ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में ये है हमारे पास कि मैंने उसकी बात की कि अगर आप लोगों ने इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, हमारे पास कंट्रोल है, हमने स्टेटमेंट को चलाना है, तो एक ग्रुप को चलाना है। द इफ स्टेटमेंट इज द फंडामेंटल कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउ जावास्क्रिप्ट टू मेक डिसीजन एंड एग्जीक्यूट स्टेटमेंट कंडीशनली। उसकी मैंने एग्जांपल दी कांग्रेचुलेशन वाली कि अगर आप लोगों ने कहना है कांग्रेचुलेशन उनको जिनके पास है, तो अब मैं उसके लिए कोड थोड़ा सा करने जा रहा हूं। तो ये आप लोगों को मैं इफ की एक जनरल कॉमन सी एग्जांपल दे रहा हूं। मैं इस कोड फंक्शन को मैं नेम दे देता हूं, ये न्यू फंक्शन बना रहा हूं जी। मैं थोड़ी सी ऊपर कोड में भी मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप कलर लगाया हुआ था, मैं इसको टेक्स्ट कर देता हूं और मैं कंडीशन क्या लगाता हूं वो भी आपको दिखाता हूं। इसका नेम कर देते हैं जी मार्क्स और बटन ही ठीक है, इसको मैं वैल्यू चेंज करके देता हूं रिजल्ट, ठीक है। और फंक्शन का नाम माई वर्क ही है। माई वर्क के अंदर जाके मैं थोड़ी सी चेंजेस करता हूं। ये मैंने प्रीवियस कोड कमेंट कर दिया, मैं आगे वर्क कर रहा हूं। तो पहला काम ये है कि मैंने मार्क्स से इनपुट लेनी है, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स से जो मेरा है उससे मैंने इनपुट लेनी है। तो मैं उसके लिए एक वेरिएबल बनाता हूं var a या var marks
इक्वल कहां से मैंने लेना है, मैंने उस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेनी है जिसके अंदर मेरे वो मार्क्स एंटर हो। तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने क्या रखा है, मार्क्स, यानी कि आईडी क्या रखा हुआ है, मार्क्स। तो मैं उसे कहता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने उसका आईडी रखा हुआ है मार्क्स। तो मैं उसे कहता हूं मार्क्स डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू कहां आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी मार्क्स पर। बट टेक्स्ट बॉक्स तो मैंने देखा था कि उसका बिहेवियर होता है स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग क्या होती है, हमारे पास न्यूमेरिक नंबर नहीं होते। तो मैं मुझे उसको जरूरत है कि मैं उसको कन्वर्ट कर लूं इंटीजर में। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने का मेथड है स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग होता है आप लोगों का टेक्स्ट या कोई भी नेम या कलेक्शन ऑफ लेटर्स, बट हमारे जो गिनती के नंबर होते हैं ये नंबर डाटा टाइप होता है। नंबर डाटा के ऊपर मैं डिफरेंट डिस्कशन करूंगा। तो नंबर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन है पार्स इंट, और पार्स इंट के अंदर अगर ये वाली लाइन, पैरामीटर के अंदर ये वाली लाइन लिख दी जाए जिसमें मैं वेरिएबल से वैल्यू गेट कर रहा हूं, तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा। यानी कि जो भी इस मेथड के अंदर वैल्यू आएगी अगर वो स्ट्रिंग है तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, नंबर में। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूं कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 33, तो प्रिंट कर दे क्या, कॉन्ग्रेचुलेशन या कॉन्ग्रेट्स, यू आर पास। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने कहा 23, रिजल्ट पे प्रेस किया, उसने कुछ परफॉर्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो पास ही नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे पास एक ही ब्लॉक है जो मैंने परफॉर्म करना है अगर वो। और मैंने कहा 45, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास। क्योंकि हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है, वो ब्लॉक ऑफ कोड कौन सा है, ये वाली लाइन। इसको मैंने अगर इस मल्टीपल लाइंस भी हो सकती है, इसीलिए मैंने करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया। आप इसके अंदर मल्टीपल लाइंस भी लिख सकते हैं, एक लाइन, यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड भी हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ कोड भी हो सकता है या सिंगल स्टेटमेंट भी हो जा सकता है, जिसको मैं किसी कंडीशन की बेस के ऊपर मैंने लिखा इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 33, तो फिर क्या प्रिंट कर दे। ठीक है, कहां पे, रिजल्ट के अंदर एक मैंने पैराग्राफ रखा हुआ है जिसका नाम आईडी रखा हुआ है रिजल्ट। मैंने कहा उसके रिजल्ट के अंदर मुझे शो करवा दे कांग्रेचुलेशन यू आर पास्ड। जब मैं उसके अंदर 33 से कम मार्क्स ऐड करता हूं, ठीक है, इवन कि मैं 33 भी ऐड कर रहा हूं, तो वो से तो ये एक लॉजिकल एरर है। तो मुझे इस कंडीशन को कंपैरिजन ऑपरेटर का ये आप लोगों ने यूज किया, तो मैं यहां पे लगा देता हूं ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 हो तब पास कहे, अदरवाइज ना, क्योंकि 33 वाला भी तो पास होता है। तो अब देखिएगा मैं 33 कहूंगा तो वो उसी को पास कह रहा है, और इससे प्रीवियस वाले में अगर मैं 33 पे कर रहा था तो वो नहीं कर रहा था। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो अब ये 33 वाले को भी पास करेगा। जी क्लियर हुआ, चैट में बताएं मुझे। इफ कंडीशन के बारे में किसी की क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अच्छा मैं एक और चीजें बताता हूँ, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, ठीक है, फंक्शंस, ठीक है, या फंक्शन कॉल जिन्हें आप कहते हो, ठीक है, ये सारी चीजें ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और आपकी यानी कि सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा स्क्रिप्ट हो, ठीक है, और जितनी भी टाइप स्क्रिप्ट होगी, सी शार्प, ठीक है, वीबी डॉट नेट, पाइथन, सबके अंदर ये कंट्रोल स्ट्रक्चर मौजूद सेम होते हैं, जस्ट ओनली सिंटैक्स चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत, और मोस्टली सिंटैक्स भी सेम है। जी बेसिस यही है। तो आप लोग बेसिक्स के ऊपर पहले ग्रिप, क्योंकि आप कई बच्चों को इन चीजों का आइडिया नहीं, तो इसलिए उनके लिए मैं ये दोबारा से करवा रहा हूँ।
ठीक है, तो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो हम लोग इसकी एग्जांपल उसने यहाँ पे लिखी हुई है, उसने उसने क्या जी, क्वालिफिकेशन फॉर ड्राइविंग क्वालिफायर, उसने एज की रिस्ट्रिक्शन लगाई, उसने एज दे दी है 20 और उसने कंडीशन लगा दी है। हमने बट टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेना, मैंने आप लोगों को बताया टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेके उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की मैंने स्टेटमेंट खुद लिखी। मैंने लिखा वार मार्क्स, एक वेरिएबल बनाया, पार्स इंटीजर में उसको कन्वर्ट किया। टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेने का जो तरीका है वो मैंने आपके सामने ये लिख दिया। ये वाली लाइन बेसिकली जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये आपके पास टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेने के लिए है। पार्स इंट का एक मेथड है, बिल्ट इन मेथड है, जो कि स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट करता है, और मार्क्स को इसने वैल्यू दी और आप लोगों ने इस पे इंप्लीमेंट की। अब दूसरा मैं इसी को कन्वर्ट कर देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नेक्स्ट वर्किंग पे चलते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स में ये होता है कि हमारे पास दो ग्रुप ऑफ कोड होते हैं, एक है इफ के ट्रू होने पे चल जाए। अब जाहिर बात है लाजमी तो नहीं है मेरी इफ कंडीशन ट्रू ही हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 33 से इक्वल या 33 से लेस मार्क्स जब एंटर करता हूं तो वो मुझे कुछ भी नहीं बताता। ठीक है, तो ये भी तो सिस्टम है, तो उसको बताना चाहिए था कि आप फेल हो गए हो, तो अगर 33 से कम मार्क्स हैं तो उसके लिए हम लोग ये करेंगे, हम इफ का एल्स पार्ट इस्तेमाल करते हैं। एल्स की कोई कंडीशन नहीं होती। एल्स का मतलब है कि जो आपकी कंडीशन है वो नहीं हुई। अगर वरना का स्ट्रक्चर उर्दू में अगर मैं जनरली बात करूं, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 33 और इक्वल है तो देन कांग्रेचुलेशन यू आर पास्ड। अदरवाइज हम क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट सॉरी यू आर फेल्ड। तो अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो अगर फॉर एग्जांपल पहले तो मेरे पास ये था, ये देखिए कोड के अंदर अगर मैं कम मार्क्स ऐड करता था 32, तो वो नहीं कुछ कर रहा था। ठीक है, बट अब मैंने उसके अंदर चेंजेस किए हैं। अगर मैं यहाँ पे कम मार्क्स देता हूँ, यानी कि मैं 32 मार्क्स एंटर करता हूँ, तो वो मुझे क्या कहता है, वो कहता है सॉरी यू आर फेल्ड। अगर मैं उसको 33 ऐड करता हूँ, वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास। अगर मैं 33 से अबव भी मार्क्स देता हूँ तब भी वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास। ठीक है, तो ये देखिए 35 पे भी पास, और अगर मैं कम मार्क्स देता हूं 33 से तो वो कहता है सॉरी यू आर फेल्ड। तो बेसिकली ये क्या है, इफ एल्स है, यानी कि हमारे पास दो ग्रुप ऑफ कोड हैं, बट कोड किसको बेस के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा है, कंडीशन की बेस के ऊपर, तो हम लोग उसी कंडीशन के ऊपर वर्क करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ आई हैव मल्टीपल चॉइस, यानी कि मेरे पास कई चॉइसेस हैं और उनमें से एक ठीक होने के ऊपर वर्क होगा। फॉर एग्जांपल कि मैं कह देता हूं कि अगर आपके मार्क्स, या फॉर एग्जांपल मैं कह, हाँ उसवा अशरफ कह रही है जी कि अगर मार्क्स मोर देन 90 हैं तो मोर देन 90 हैं तो हम कह देते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर ऑन फर्स्ट पोजीशन, या यू गॉट ए प्लस। ठीक है जी, एक ये आ गई। फिर मैं दूसरी कंडीशन दे देता हूं, ये एल्स इफ है। इसका लिखने का तरीका ये होता है कि जिस तरीके इफ, इफ के बाद क्या आता है एल्स, तो इसके अंदर हम लोगों ने एल्स इफ लिखना होता है। ठीक है, तो उसके लिए नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट के लिए एल्स इफ आने के लिए आप लोग लिखेंगे एल्स इफ, दूसरी कंडीशन देनी है क्योंकि इफ के अंदर आपकी कंडीशन आनी है, तो आप लिखेंगे मार्क्स अगर आपके ज्यादा है 90 से तो आपके पास ए प्लस है, और अगर मार्क्स आपके मोर देन है 80 से तो आप क्या देते हैं जी,
ए नेगेटिव में हम नहीं जाते, ठीक है। एल्स इफ, मैं टाइम बचाने के लिए इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर रहा हूं, इसमें मैं कह देता हूं बी कहां पे, 70 पे। फिर हमने रूल बनाया हुआ जी, जनरल मैं कह देता हूं 70 से जो नीचे वाले जितने भी लोग हैं ना, वो सिंपल पास है। तो यानी कि 33 से अब वाले जितने हैं उन्हें कह देते हैं जी तुसी बस पास हो। ठीक है, उन्हें हम कह देते हैं यू पास विद बेसिक मार्क्स। और हम कह देते हैं जिनके इसके अलावा जो है एल्स, उनको क्या कहें, यू आर फेल्ड। कांग्रेचुलेशन यू आर फेल्ड नहीं कहना, उनको हम कहेंगे सॉरी यू आर फेल्ड। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। नहीं, लक का कोई कसूर नहीं होता, हमारा कसूर होता, हम लोग पढ़ते नहीं। ठीक है, तो मैंने कंडीशन लिखी, मैंने कहा अगर मार्क्स मेरे, अब देखें इस इफ एल्स इफ के अंदर होता क्या है कि कंप्यूटर क्या करता है, वो एक कंडीशन चेक करता है, अगर ये वाला फॉर एग्जांपल मेरी कंडीशन सही है तो वो इस ग्रुप को एग्जीक्यूट कर देगा और ये बाकी जितनी भी स्टेटमेंट है इन्हें एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ने चेक किया उसके मार्क्स 90 से लेस हैं, वो अगली कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, अगर अगली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो इसको चला देगा और बाकी सबको नीचे वालों को स्किप कर देगा। अगर वो वन बाय वन ये सारी कंडीशंस चेक करेगा इन केस ऑफ अगर ये ऊपर वाली सारी फॉल्स हो जाती हैं। अगर कोई भी कंडीशन फॉल नहीं होती तो फिर वो क्या कर दे, क्योंकि कंडीशनें हमारी इफ के साथ होती हैं, एल्स सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वो है जब कोई कंडीशन ट्रू ना हो, तो वरना की सूरत में हमारे पास जो सूरत हाल बनती है, तो इसको हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी मैं पहले ऐड करता हूं जी 32 वाले को क्या कहता है, सॉरी यू आर फेल्ड। दोबारा रिफ्रेश करते हैं जी, मैं कहता हूं जी 56 वाले को क्या कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू पास विद बेसिक मार्क्स। मैं कहता हूं 81 वाले को ये क्या कहता है, यू गॉट ए। मैं कहता हूं 71 वाले को क्या कहता है, यू गॉट बी। फिर उसको मैं कहता हूं 96 वाले को क्या कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू गॉट ए प्लस। तो ये हमारे पास देखिए मल्टीपल कंडीशन थी, उनमें से किसी एक कंडीशन को इस्तेमाल एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो इफ एल्स इफ को आप लोग कह सकते हैं कि जनरली जब व्हेन वी हैव मेनी चॉइसेस बट वी नीड टू एग्जीक्यूट वन ऑफ देम, देन वी यूज इफ एल्स। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास ये उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, तो आप लोग ये इसको इंप्लीमेंट करके अब आप लोग अपनी असाइनमेंट्स नोट करें। आज के हमने बेसिकली इफ एल्स इफ तक ही कवर करना है, ठीक है। तो आप लोग अपनी असाइनमेंट नोट करें। असाइनमेंट ये है आप लोगों की, आप लोगों ने करना ये है कि एक टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, एक बटन लगाना है, ठीक है। और उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप लोग अपने मार्क्स वाला ये स्ट्रक्चर सारे इंप्लीमेंट करके चेक करेंगे जो हमने किए हैं। एक तो ये आप लोगों ने सबने प्रैक्टिस लाजमी करना है। दूसरी चीज आप लोगों ने ये करनी है कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल मैं 1 एंटर करूं, ये भी सब लोगों ने तकरीबन किया होगा अपनी बुक्स में और एजुकेशन कैरियर के दौरान, कि अगर 1 ऐड करूं तो वो कहे फ्राइडे, 2 सैटरडे, 3 संडे। ठीक है, तो ये आपके पास दिन प्रिंट करे। और अगर मैं कह दूं 9, 9 तो हमारे पास दिन ही नहीं होता,
ठीक है, हमारे वीक के अंदर 7 डेज हैं, अगर मैं ऐड कर दूं 9 या 8 तो वो क्या, यू हैव एंटर इनवैलिड नंबर। ओके जी, असाइनमेंट समझ आ गई आप लोगों को? 1 से फ्राइडे, 2 से सैटरडे, 3 से संडे, सो ऑन। अगर मैं 8 ऐड कर दूं तो वो मुझे क्या दे, यू हैव एंटर इनवैलिड डे। ठीक है जी, अब आप लोग प्रैक्टिस करें और किसी की कोई क्वेश्चनिंग है तो वो मुझसे पूछ सकता है।